हाय एवरीवन, जय भारत। तो सुपर 3000 के इस कोर्स में आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर के ऊपर डिफरेंट हम लोग टाइप के प्रॉब्लम, जैसे हम लोग डायोड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लॉजिक गेट के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कर दूं कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या कॉन्सेप्ट अपने पास, क्या क्या फॉर्मूले अपने को यूज में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि डायोड की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम है कि डायोड जो है एक पीएन जंक्शन डायोड की मैं बात कर रहा हूँ। पीएन जंक्शन डायोड अगर इस ऐसे हम लोग कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको मालूम है कि पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड जो है, अगर इसके इस वाले टर्मिनल को हम लोग इसको ए बोलते हैं, इसको के बोलते हैं, ऐसा नाम देते हैं हम लोग। इस वाले टर्मिनल की अगर पोटेंशियल हाई हो करस्पॉन्डिंग टू के वाले टर्मिनल की, जहां पर एरो मार्क किया गया उस डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल कम हो, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा हो। अब पोटेंशियल ज़्यादा और कम कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट हो और इसकी पोटेंशियल 0 वोल्ट हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वोल्टेज 3 वोल्ट हो और इसकी वोल्टेज 1 वोल्ट हो, तब भी ये वाला वोल्टेज ज़्यादा है और ये वाली वोल्टेज कम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 वोल्ट हो और ये -2 वोल्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये -5 वोल्ट हो और ये -7 वोल्ट हो। के रिस्पेक्ट में अगर एक की पोटेंशियल ज़्यादा होती है तो वो कंडक्ट करेगा। इसका मतलब हम लोग सर्किट में अगर इसकी कुछ वोल्टेज ड्रॉप क्वेश्चन में दी गई है तो वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस करेंगे। अगर वोल्टेज ड्रॉप दी गई है तो एक बैटरी बना लेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेज में ये वैल्यू 0.7 वोल्ट दी जाएगी। और अगर नहीं दी गई है तो इसको हम लोग एक स्मूथ वायर से रिप्लेस कर देंगे सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अगर अपने पास एक की पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कम हो गई, मीन्स ऐसा हो गया, अगर अपने पास सिस्टम कि ये लो पोटेंशियल हो गया और ये हाई पोटेंशियल हो गया, तो सर्किट में सिस्टम को हम लोग जब भी यहाँ पर ये दिखाई दे कि इसका पोटेंशियल लो है और इसका पोटेंशियल हाई है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल लो है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल हाई है, तो हम सर्किट को ओपन बना देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखेंगे। या फिर जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया हुआ है कि इसकी रेजिस्टेंस की 1000 लेनी है, 1 किलो ओम लेनी है, 2 किलो ओम, 100 किलो ओम लेनी है, वैसा हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होगा अपने पास डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली जेनर डायोड की बात करें तो जेनर डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जेनर डायोड जो होता है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जैसे उस वोल्टेज पर हम लोग रीच करते हैं वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कितनी भी करंट को वो फ्लो करने देगा अपने थ्रू, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू हमेशा ही फिक्स होती है। जेनर आपको डायोड की अगर डायग्राम की बात याद कराई जाए आपको, तो ये वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ आपको याद होनी चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में कुछ ऐसा डायग्राम और रिवर्स बायस में ये पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इसकी वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। वोल्टेज अब इंक्रीज नहीं करेगा। इसी को हम लोग जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज जेनर डायोड में किया जाता है कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट कितनी भी हो सकती है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। जेनर डायोड का यूज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं। वोल्टेज की पर्टिकुलर वैल्यू जैसे ही उस वोल्टेज तक ये पहुंचेगा, अब इस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज उस सर्किट में नहीं हो सकता है उसके अक्रॉस, जेनर डायोड के अक्रॉस। और जेनर डायोड को हम लोग कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। जेनर डायोड को इस तरह से जेनर डायोड को डायोड जैसा ही बना दिया, लेकिन कुछ जेड जैसा लिख दिया है हमने, जेड जैसा मेंशन कर दिया। ये जेनर डायोड की कॉन्सेप्ट हो जाएगी। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वो बिहेव करता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग वो काम करता है। सिमिलरली ट्रांजिस्टर की बात करें हम लोग, लॉजिक गेट आपको मालूम है, डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट हो सकते हैं। जैसे कि अपने पास हो सकता है कौन सा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, एक्स नॉर गेट, इस टाइप से सारे अपने पास गेट हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करें तो डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, और डिफरेंट मोड में यूज किया जा सकता है। जैसे कि कॉमन इमीटर मोड में यूज किया जा सकता है, कॉमन बेस मोड में यूज किया जा सकता है, कॉमन कलेक्टर मोड में यूज किया जा सकता है। मोस्टली जो अपने पास अपने सिलेबस में जो यूज की जाएगी एज ए एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर यूज की जाती है, और उसमें वो कॉमन इमीटर मोड में यूज की जाती है। कॉमन इमीटर मोड में ट्रांजिस्टर की मैं बात करूँ, इस तरह से हम लोग ट्रांजिस्टर को डिनोट करते हैं।
ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एरो मार्क जो बाहर की तरफ किया गया वो एनपीएन ट्रांजिस्टर, और मोस्टली एनपीएन ट्रांजिस्टर ही डिस्कस की जाएगी। इसको हम लोग कलेक्टर, ये बेस हो जाएगी, और ये इमीटर का नाम देते हैं हम लोग CBE नाम दे दिया हमने। इसके पास एक रेजिस्टेंस RB होगी, वैसा ही इसके पास रेजिस्टेंस एक RC होगा, सही है। मोस्टली इस वाले पार्ट को हम लोग इमीटर वाले पार्ट वाले को हम लोग ग्राउंड करके रखते हैं, इमीटर वाले पार्ट को ग्राउंड करके रखते हैं। ये वाली जो वोल्टेज होती है, ये वाला पीएन जंक्शन डायोड वाला वोल्टेज होता है, मोस्टली ये वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई है तो वोल्टेज की वैल्यू को हम लोग 0.7 वोल्ट मान करके सॉल्व कर सकते हैं। या क्वेश्चन में मेंशन की गई है जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू कभी 1 वोल्ट दे दी जाएगी, कभी 1.2 वोल्ट दे दी जाएगी, कभी नेग्लिजिबल मान ली जाएगी। इसके बाद ध्यान देंगे, इस वाले करंट को हम लोग IB करंट लिखते हैं, इस वाले करंट को हम लोग IC करंट लिखते हैं, कलेक्टर करंट और ये बेस करंट। तो इन दोनों करंट को मिला करके यहाँ से करंट जो बाहर आएगी उसको हम लोग इमीटर करंट बोलते हैं। ध्यान दें कि आउटपुट में हम लोग आउटपुट की बात करें, ये अपना आउटपुट साइड है, ये अपना आउटपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, और ये अपना इनपुट साइड है, ये अपना इनपुट साइड है। तो आउटपुट करंट डिवाइड बाई इनपुट करंट को हम लोग करंट गेन बोलते हैं। करंट गेन जो हो जाएगा, करंट गेन वो इक्वल हो जाएगा आउटपुट करंट मीन्स IC, और यहाँ पर इनपुट करंट जो है वो IB है। IC बाई IB को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली ध्यान देंगे तो IC और IB को ऐड करेंगे तो IE की वैल्यू आएगी IC प्लस IB, ये IE के इक्वल आती है अपने पास, सही है। IC को हम लोग IC रन देते हैं, IB को लिख सकते हैं, IC को IC रन देते हैं, IB को लिख सकते हैं IC डिवाइडेड बाई बीटा, और IE को, ये वाली करंट को हम लोग लिखते हैं कि IE करंट जो है वो, या IC करंट जो है ऐसा लिखते हैं हम लोग, IC करंट जो है ऐसा लिख देता हूँ कि IE जो है, एक डिफाइन करते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा इक्वल टू, डिफाइन करते हैं IC डिवाइड बाई IE। तो IE को लिख सकते हैं हम लोग, IE को लिख सकते हैं, IC डिवाइड बाई अल्फा भी लिख सकते हैं। IC कैंसल आउट हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। इक्वेशन माइंड में रखेंगे 1 बाई अल्फा, या फिर ऐसा इक्वेशन याद रखेंगे, ऐसा भी इक्वेशन याद कर सकते हैं आप, एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। या फिर इसी को लिख सकते हैं कि बीटा प्लस 1 बाई बीटा जो होगी वो 1 बाई अल्फा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा के इक्वल होगी। आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें, इस वाले इक्वेशन से अगर आप ध्यान देंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दें कि 1 बाई बीटा जो है वो 1 बाई अल्फा माइनस 1 है, तो 1 बाई बीटा जो हो जाएगी ये 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा हो जाएगी। इसका मतलब बीटा जो आ जाएगा वो अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा आ जाएगी। तो अपने को अल्फा और बीटा में कोई एक वैल्यू दी गई होगी तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी डिफाइन करते हैं हम लोग, इसमें और भी डिफाइन करते हैं, वोल्टेज गेन की बात करते हैं। ध्यान देंगे, अपने पास इक्वेशन क्या क्या आई, मैं वो इक्वेशन लिख दूं। एक तो अपने पास आया हुआ है अल्फा की बात, और एक बीटा की बात की है हमने, और एक अपने पास आई हुई है अल्फा और बीटा की बात की है हमने, अल्फा और बीटा की बात की हुई है। क्या लिखा हुआ है हमने, अल्फा की वैल्यू अल्फा इक्वल टू लिखा हमने बीटा डिवाइड बाई बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, या फिर यहीं से लिखा बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। IC डिवाइड बाई IB को हमने लिखा बीटा के इक्वल, IC डिवाइड बाई IB को, या IC डिवाइड बाई IE को हमने लिखा अल्फा के इक्वल। सही। एक बात करते हैं यहाँ पर वोल्टेज गेन, AV की बात करते हैं। वोल्टेज गेन मीन्स आउटपुट वोल्टेज, मेनली हम लोग यहाँ पर RL वोल्टेज लगा करके रखते हैं, RL वोल्टेज। तो इसी में जो करंट जा रही होती है वो IC करंट है। तो वोल्टेज गेन लिखते हैं आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो IC इंटू RL डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज जो है IB इंटू R इनपुट, IB इंटू R इनपुट। तो क्या हो जाएगी, IC बाई IB क्या हो गई, IC डिवाइड बाई IB तो बीटा हो गई। तो वोल्टेज गेन जो होती है बीटा टाइम्स ऑफ RL डिवाइडेड बाई R इनपुट।
और एक पावर गेन की बात करते हैं, ए पावर की बात करें, पावर गेन को डिनोट कर रहा है, तो आउटपुट पावर आई स्क्वायर आर एल लिख दिया डिवाइड बाई इनपुट पावर आई बी स्क्वायर, उसके आई बी इनपुट करेंट है तो आई बी स्क्वायर इंटू आर इनपुट लिख दिया हमने, तो इक्वेशन आ जाएगी आई सी बाई आई बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब बीटा स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई आर इनपुट, ये अपने पास पावर गेन हो जाएगी और ये अपने पास वोल्टेज गेन हो जाएगी। बीटा जो हो जाएगी वो करंट गेन हो जाएगी, बीटा जो हो गई करंट गेन, ये वोल्टेज गेन और ये पावर गेन, तीनों ही बीटा पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज गेन, पावर गेन और करंट गेन। क्लियर है क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट? एक पॉइंट और याद रखेंगे, कॉमन इमीटर मोड में जो आउटपुट वोल्टेज होती है और जो इनपुट वोल्टेज होती है, दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये पॉइंट माइंड में रखेंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने जेईई के एग्जाम में, तो पॉइंट माइंड में रखेंगे कि इन कॉमन इमीटर मोड, सिर्फ कॉमन इमीटर मोड में ही ऐसा होगा, इन कॉमन इमीटर मोड आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट एंड V इनपुट आर 180 डिग्री, ऐसा लिख देता हूं, आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन इमीटर मोड आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज हैज 180 डिग्री ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो होती है वो 180 डिग्री होती है। इसका मतलब अगर ये वाला साइन का है, इस टाइप से ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला जो होगा उसका 180 डिग्री, इसका मतलब पहले ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आउटपुट वोल्टेज जो होती है इनपुट वोल्टेज से 180 डिग्री होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन इमीटर मोड में ऐसा होता है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर मोड में ऐसा नहीं होता, वो दोनों 0 डिग्री फेज डिफरेंस पर होते हैं। सिर्फ कॉमन इमीटर मोड में ही आउटपुट वोल्टेज जो होती है इनपुट वोल्टेज से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने को यूज किए जाएंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक ट्रांजिस्टर दिया गया है इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आएंगे अपने पास, मोस्ट ऑफ द क्या 99.99% चांसेस है कि जो प्रॉब्लम आएंगे अपने पास वो कॉमन इमीटर वाले कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में ही आएंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ भी सकते हैं। क्या बोला गया कि ट्रांजिस्टर जो दिया गया वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है। ठीक है, कॉमन इमीटर, इसका मतलब ये वाला डायग्राम हमने अपने पास माइंड में होना चाहिए। कॉमन इमीटर, इसका मतलब ये अपने पास सिस्टम हो गई, ये अपने पास बेस हो गया, ये अपने पास इमीटर हो गई और ये अपने पास कलेक्टर हो गई। तो इसमें IC होगा और इसमें IB होगा, समझ में आ रहा है, और ये IE हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द कलेक्टर सप्लाई इज 8 वोल्ट। इसकी जो वोल्टेज सप्लाई है वो 8 वोल्ट है, इसकी वोल्टेज सप्लाई जो है वो 8 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि VC की वैल्यू 8 वोल्ट दे दी गई, कलेक्टर की वोल्टेज 8 वोल्ट। एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ 800 ओम इन द कलेक्टर सर्किट। कलेक्टर सर्किट में एक रजिस्टर दिया गया है, कितने का, 800 ओम का। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी आई हुई है, वो 0.5 वोल्ट है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि IC इंटू RL कितना है, 800 है, ये किसके इक्वल है, 0.5। इसमें करंट तो IC ही फ्लो करके जाएगी और 800 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 0.5 वोल्ट आ जाएगा। तो IC की वैल्यू आ जाएगी 0.5 डिवाइड बाई 800 आ गई। तो अपने को क्या फाइंड करना है, करेंट गेन फैक्टर दिया गया है, करेंट गेन फैक्टर अल्फा दी गई है, अल्फा इक्वल टू कितना है, 0.96। तो क्या फाइंड करना अपने को, बेस करंट, इसका मतलब IB। अगर हमने IC सॉल्व कर लिया तो क्या IB लिख सकते हैं, सिंस अल्फा मालूम है तो क्या बीटा में लिख सकता हूं कि बीटा जो होगी अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा होगी। क्यों बीटा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर अपने को IC मालूम हो गई तो IB सॉल्व करने के लिए IC इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB लिख सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अल्फा की वैल्यू 0.96 है, डिवाइड बाई 1 माइनस 0.96, तो कितनी हो जाएगी, 0.96 डिवाइडेड बाई 0.04। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 24 आ गई। तो बीटा 24 आ गया, तो IB क्या लिखूं मैं, IB जो हो जाएगी IC डिवाइडेड बाई बीटा। IC कितना आया हुआ है, 0.5 डिवाइड बाई 800 और बीटा कितना आया हुआ है, 24। ये आंसर हो गया, यही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे करना है अपने को सॉल्व।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, ये सॉल्व कर लेंगे आप, जो भी वैल्यू आ रही हो वो सॉल्व कर सकते हैं आप। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर दे दिया गया है, लोड रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट सर्किट इज 500 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट, यानी कि आर आउटपुट जो दिया गया है वो 500 टाइम्स आर इनपुट दिया गया है। आर आउटपुट को ही लोड रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस लिख देता हूं मैं इसको, लोड रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट साइड। अल्फा की वैल्यू दी गई अपने को, अल्फा कितनी दी गई है 0.98। फाइंड क्या करना है अपने को, देन फाइंड द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। वोल्टेज गेन लिखने जाएंगे ए वी, कॉमन इमीटर है तो पावर वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी IC इंटू आर एल, आर आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज कितनी आएगी IB, करेंट है, और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है R इनपुट है, और IC बाई IB को बीटा लिख सकते हैं, और ये RL बाई आर इन को RL डिवाइड बाई आर इन को 500 लिख सकते हैं, ये 500 हो गया। यानी कि मेनली अपने को क्वेश्चन क्या पूछी गई है, बीटा फाइंड करना है, उसके क्रॉसपोंडिंग अपने को वैल्यू आ जाएगी। तो बीटा सॉल्व कैसे करूं, बीटा जो होती है अगर अल्फा मालूम है तो क्या बीटा लिख सकते हैं, बीटा जो होती है अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 0.98 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 0.02, इसका मतलब ये 49 आ जाएगी बीटा की वैल्यू। तो आंसर आ गया 49 इंटू 500, आंसर हो गया, ये AV की वैल्यू हो गई। पावर गेन की बात करेंगे, ए पावर गेन लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, IC स्क्वायर इंटू RL आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर IB स्क्वायर इंटू R इनपुट। IC बाई IB को बीटा लिख सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाई R इनपुट। बीटा की वैल्यू सॉल्व की हुई हमने 49 का स्क्वायर हो गया, और RL बाई R इन की वैल्यू को 500 लिख दिया, आंसर हो जाएगी। कैलकुलेट करना है सिर्फ अपने को। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, चेंज ऑफ 8 मिली एम्पियर, चेंज की बात की गई, ध्यान देंगे इन द इमीटर करंट, ध्यान देंगे अपने को डेल्टा IE की बात की जा रही है, इमीटर करंट में चेंज की बात की गई है, डेल्टा IE लिख देता हूं मैं। कितनी है ये, 8 मिली एम्पियर है। ब्रिंग्स ए चेंज ऑफ 7.9 मिली एम्पियर इन द कलेक्टर करंट, डेल्टा IC दिया गया अपने को कितना, 7.9 मिली एम्पियर। तो पूछा गया कि बेस करंट में कितना चेंज होगा, बेस करंट में कितना चेंज होगा, यही पूछा गया है। तो अपने को मालूम है कि IE जो होती है वो IC प्लस IB के इक्वल होती है, क्या समझ में आ रहा है। तो डेल्टा ऑफ IE कितनी हो जाएगी, डेल्टा ऑफ IC प्लस डेल्टा ऑफ IB। ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम, तो क्या डेल्टा ऑफ IB नहीं मालूम हो गई। सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 माइनस 7.9, इसका मतलब 0.1 मिली एम्पियर। आया क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा कितनी होती है, बीटा जो होती है वो IC डिवाइड बाई IB के इक्वल होती है। IC मालूम है अपने को 7.9 मिली एम्पियर, और IB सॉल्व किया हमने 0.1, तो कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 79। अल्फा क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा लिखते हैं IC डिवाइड बाई IE, या बीटा मालूम हो गई तो अल्फा डायरेक्टली फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं। IC जो आई हुई है वो 7.9 है, और IE जो है अपने पास 8 है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.99 आ जाएगी। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अपने को, क्या करना है अपने को, हर एक प्रॉब्लम में इसी टाइप से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अपने को NPN ट्रांजिस्टर दे दी गई है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया गया कि ये NPN ट्रांजिस्टर है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, और सप्लाई वोल्टेज कलेक्टर का कितना है, ये 8 वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है कलेक्टर का। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम इन द कलेक्टर सर्किट इज 0.8 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप 0.8 है, तो इसमें करंट जो जाएगा, वो तो IC करंट जाएगा, यही IC करंट इधर जाएगा। तो अपने को मालूम हो गई क्या कि 0.8 किसके इक्वल है, 0.8 जो है वो IC इंटू RL कितना है, 800 है। तो IC की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 डिवाइड बाई 800, 1 मिली एम्पियर हो गई IC की वैल्यू। अपने को फाइंड क्या करना है,
इफ करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 25, ध्यान देंगे 25 करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, अल्फा की वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होती है, यानी कि ये जो वैल्यू दिया गया है किसकी वैल्यू दी गई है, बीटा की वैल्यू, बीटा अपने को मालूम है कितना 25। डिटरमाइन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर और इमीटर की वोल्टेज बताइए, कलेक्टर हो गया और ये इमीटर, ये वाली वोल्टेज बतानी है अपने को कि ये VCE कितनी होगी। एंड बेस करंट, तो बेस करंट पहले फाइंड कर लेते हैं, IB कितनी होगी, वो तो IC डिवाइडेड बाई बीटा के इक्वल, IC मालूम है अपने को 1 मिली एम्पियर, बीटा मालूम है अपने को 25, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगी, देखो तो ये 40 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी। सॉल्व करने आएगा क्या, ये 1000 कर दिया तो माइक्रो हो गया, 25 से 1000 को डिवाइड कर दिया, 1000 डिवाइड बाई 25 40 हो जाएगी, 40 माइक्रो एम्पियर। अपने को कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ये 0 वोल्टेज मैं मान लेता हूं तो ये 0 हो गया, ग्राउंड किया गया है। ये तो 8 वोल्टेज हो गया, 8 माइनस 0.8 ये कितना हो गया 7.2 वोल्ट हो जाएगी क्या, ये 0 है तो ये 8 है, ये 8 है तो यहाँ पर ड्रॉप हुआ है 0.8, तो इसका मतलब ये 7.2 है, तो ये भी 7.8 है, तो इन दोनों के बीच की वोल्टेज कितनी VCE जो हो जाएगी, ये 0 है इसका मतलब यहाँ तक 0, तो ये वाली वोल्टेज 7.2 वोल्ट हो जाएगी। VCE जो हो जाएगी वो तो 8 माइनस 0.8 जो कि 7.2 वोल्ट आ जाएगी। आगे क्या फाइंड करना है, कलेक्टर वोल्ट इमीटर वोल्टेज फाइंड कर लिया और बेस करंट भी फाइंड कर लिया। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज 200, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाली इंटरनल यहाँ की रेजिस्टेंस जो है, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो 200 है। कैलकुलेट द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन, वोल्टेज गेन लिखने जाएंगे, ए भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बीटा टाइम्स ऑफ आर इनपुट डिवाइड आर आउटपुट डिवाइड बाई आर इनपुट, ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो बीटा कितना आया हुआ है, बीटा 25 दिया गया क्वेश्चन में, आर आउटपुट कितना है 800 डिवाइडेड बाई आर इनपुट कितना है, आर इनपुट 200 है। सॉल्व करेंगे, वोल्टेज गेन 100 आ गई। पावर गेन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर एल डिवाइडेड बाई आर इनपुट या आर आउटपुट डिवाइड बाई आर इनपुट, बीटा स्क्वायर इसका मतलब 25 इंटू 25 इंटू आर एल डिवाइड बाई आर इनपुट करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगी, कितना हो गया 125 हो जाएगी पावर गेन। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप के और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर के ऊपर, और साथ ही साथ हम लोग डायोड के ऊपर भी प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन में बोला फिर से NPN ट्रांजिस्टर की बात की गई है अपने को। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बोला गया है वोल्टेज एम्पलीफायर विथ ए कलेक्टर करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, यानी कि इसमें IC की वैल्यू दी गई है अपने को, ये IC कितनी दी गई है, IC दी गई है अपने को 4 मिली एम्पियर, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 8 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर थ्रू ए लोड रेजिस्टेंस RL लिखना चाहिए, थ्रू ए लोड रेजिस्टेंस RL। द कलेक्टर वोल्टेज इमीटर वोल्टेज VC इक्वल टू 4 वोल्ट, ये वाली वोल्टेज दी गई अपने को, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज ये 4 वोल्ट है। ये अगर 4 वोल्ट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, सिंस ये ध्यान दे 0 है तो ये 8 है, ये 0 है इसका मतलब ये वाला 4 है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है कंसेप्ट। ये 0 है तो ये वाला 8 हो गया, अपने को नोडल मेथड मालूम है तो ये 8 वोल्ट हो गया, और ये 0 है तो ये वाला 4, सिंस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट बोला जा रहा है तो ये वाला 4 हो गया, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई 4 वोल्ट। और IC मालूम है अपने को, तो IC इंटू RL क्या हो गया, IC इंटू RL जो हो गया ये 4 वोल्ट हो गया, तो RL की वैल्यू कितनी आ गई 4 डिवाइड बाई IC जो कि 4 मिली एम्पियर है, ये हो गया 1 किलो ओम। क्या क्या फाइंड करना है अपने को, RL और RB की वैल्यू, RL की वैल्यू मालूम कर ली हमने, अब RB की बात करते हैं। RB के लिए और कुछ दिया गया है क्या, द बेस इमीटर वोल्टेज VB इक्वल टू 0.6 वोल्ट, ये वाला 0.6 है तो ये तो 0 है, VB ये बेस है, ये इमीटर ये तो 0 है, तो ये इसका मतलब ये वाली वोल्टेज कितनी हो गई 0.6 वोल्ट, ठीक है। एंड द करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इक्वल टू 100, यानी कि इसमें IB करंट आ रहा होगा और बीटा अपने को 100 दी गई है, 100 दी गई तो IC तो मालूम है तो IB मालूम हो गई, IB कितना, IB जो हो जाएगा IB इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई बीटा, IC दिया गया है 4 मिली एम्पियर
डिवाइड बाई 100 कर दिया, इसका मतलब 40 माइक्रो एम्पियर हो गई IB की वैल्यू, IB की वैल्यू। अब ध्यान दें ये 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये वाला भी 8 हो गया और ये वाला 0.6, इसका मतलब डिफरेंस कितना 7.4 हो गया। लिख सकते हैं कि IB जो होगी, IB इंटू RB जो होगी वो कितनी हो गई, वो तो 8 माइनस 0.6 7.4 हो गई। IB मालूम है कि RB की वैल्यू मालूम हो गई 7.4 डिवाइड बाई 40 माइक्रो एम्पियर, 4 इंटू 10 टू द पावर -5। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गई IB की RB की वैल्यू। तो अपने को यही फाइंड करनी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL एंड RB। RB यहाँ से मालूम हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगा अपने को। सारी के सारी वैल्यू दी गई थी अपने को, डायरेक्टली हमने सिर्फ सर्किट को देख लिया कि क्या क्या बोला जा रहा है, सारी वैल्यू पुट की, आंसर आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक 220 वोल्ट AC, ध्यान देंगे 220 वोल्ट AC का मतलब क्या, ये 220 वोल्ट कौन सी वोल्टेज है, VRMS इसकी जो है वो 220 वोल्ट है, सही है। यानी कि ये तो ऐसे कुछ वेरी कर रहा होगा साइनसोइडल वोल्टेज। पीक वैल्यू कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 220√2 VRMS इक्वल टू V पीक डिवाइडेड बाई √2 होगी। V पीक डिवाइड बाई √2 होती है VRMS की वैल्यू, तो V पीक की वैल्यू 220√2 हो जाएगी। तो करंट यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया, ये वाला सोर्स अप्लाई कर दिया गया, यहाँ पर सोर्स अप्लाई कर दिया गया AC सोर्स। तो पहले तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ मान लेता हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल जब पहुँचेगा यहाँ पर तो एक कंडक्ट होने देगा, आउटपुट वोल्टेज अपने को कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलती जाएगी। कंडक्ट होने देगा जब, तो ये चार्ज होता जाएगा कैपेसिटर। मैक्सिमम कब तक चार्ज होगा, यहाँ तक चार्ज हो गया, यहाँ तक चार्ज हो गया तो इसकी वोल्टेज पॉजिटिव हो गई, इसकी निगेटिव हो गई। अब ये तो प्लस वोल्टेज, कितनी वोल्टेज हो गई यहाँ की 220, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया, यहाँ का ये पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई 220√2। जब ये पीक वोल्टेज पर होगा AC सोर्स तो अपने मैक्सिमम वोल्टेज, इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू अब यहाँ की कम हो जाएगी, 220√2 से कम हो गई, ये वाला पॉइंट कम हो गया, इसकी वोल्टेज तो ज़्यादा है, अब ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, वोल्टेज की वैल्यू इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। जब निगेटिव टर्मिनल लगाएंगे तो ये निगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये वाला तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हाफ साइकिल का भी 1/4 साइकिल में ही इसकी वोल्टेज की वैल्यू 220√2 हो जाएगी और उसके बाद उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर डायग्राम पूछा जाए, आपको डायग्राम पूछा जाए किस टाइप से वेरी करेगा, तो अपने को कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज पहले 220√2 तक पहुंचेगा और इसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा 220√2 पर ही। ऐसा अपने पास कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज की डायग्राम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अपने को डायोड मेंशन किए गए हैं, वोल्टेज सोर्स मेंशन की गई और रजिस्टर मेंशन किया गया है। बोला गया है रिवर्स बायस में कुछ है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानना है और फॉरवर्ड बायस में कितना रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, फॉरवर्ड बायस में उसका 25 ओम रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। इफ ईच डायोड इन फिगर है, जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस बोला गया है कि काउंट करना है अपने को, तो 25 काउंट करेंगे। तो ये ध्यान दिया जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये प्लस यहाँ से कनेक्टेड है, ये माइनस हो गया, ये प्लस इसका, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ध्यान दिया जाए ये वाला रिवर्स बायस हो गया, क्या ये रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। सर्किट ड्रॉ कर लिया जाए, इसके पास 25, फॉरवर्ड बायस में 25 और 125 तो पहले से है। इसकी बात करेंगे तो ये तो ओपन सर्किट इनफाइनाइट, ये 125। इसकी बात करें फॉरवर्ड बायस 25 और 125 पहले से है एक। इसमें ध्यान दिया जाए ये 5 वोल्ट और ये 25 ओम, तो ये 25 हो गया, 5 वोल्ट हो गया, ये 25 और 125, ये 125, ये 125 और ये 25। आप लोग को ये तो मालूम चलेगा कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, I3 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अपने को I2 सॉल्व कर लेते हैं, I4 सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने को I1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ध्यान दिया जाए I1 सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ध्यान दिया जाए ये वाली 150 हो गई और ये वाली भी 150 हो गई, दोनों पैरेलल में हैं, दोनों में करंट सेम जाएगी, ये भी क्लियर हो गया। 150 और 150 75 हो जाएगी
आर इक्विवेलेंट, और इसके साथ 25 के साथ ऐड करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो आ गई अपने पास, इन दोनों का मिलकर के 75 प्लस ऑफ या 25 उसके साथ सीरीज में आर इक्विवेलेंट 100 ओम हो गई। तो I1 कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट अप्लाई की गई और रेजिस्टेंस टोटल 100 है, तो ये हो जाएगी 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगी। और ये करंट I1 दो पार्ट में डिवाइड होगी, I2 और I4 में। दोनों सेम टाइप का सर्किट है, तो I2 और I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 25 और 25 मिली एम्पियर में डिवाइड हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू 50 मिली एम्पियर, I2 और I4 की वैल्यू 25 मिली एम्पियर, और I3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर्किट में उस वाले पार्ट में कोई भी करंट मूव नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। फिर से अपने पास NPN ट्रांजिस्टर की बात की गई है, कॉमन इमीटर मोड में दिया गया है, सारी कुछ वैल्यू दी गई है अपने को। बेस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ द बेस, व्हेन द इनपुट वोल्टेज, यहाँ का दिया गया इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट दिया गया है, यहाँ की वोल्टेज 0 वोल्ट दी गई है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ IB एंड IC एंड बीटा, IB IC और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। इसके वोल्टेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, C और E के वोल्टेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, 0 वोल्ट ही मान करके चलेंगे क्वेश्चन में, अदरवाइज मेंशन करना चाहिए था, नहीं दिया गया, हम लोग 0 मान करके चलेंगे। तो यहाँ की वह IC हो गई, IC इधर जा रहा होगा, IB इधर जा रहा होगा, सही है। IC की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, ये 0 तो यहाँ पर भी 0 ही कंसिडर करेंगे हम लोग, यहाँ भी 0 कंसिडर करेंगे हम लोग। तो IC कितनी हो गई, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। IC कितना, वोल्टेज डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितनी 3K है, तो ये 10/3 मिली एम्पियर हो गई IC की वैल्यू। IB सॉल्व कर लेते हैं, IB सॉल्व करने जाएंगे, क्या आएगा, वोल्टेज 10 है और रेजिस्टेंस कितना है 400K है, सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/40 मिली एम्पियर, 1000 लिख देते हैं उसको, तो 25 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी। अब बीटा की वैल्यू IC डिवाइड बाई IB होती है, IC डिवाइड बाई IB कर दिया हमने। IC जो है 10 मिली एम्पियर है, 10/3 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 25 माइक्रो एम्पियर है, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, सही है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, तो 400/3 हो जाएगी बीटा की वैल्यू। सिंपल सा हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, अपने को एक जेनर डायोड दी गई है, जेनर डायोड उसके क्रॉस दो जेनर डायोड दी गई है अपने पास। ये एक जेनर डायोड, इसकी जेनर वोल्टेज 6 वोल्ट है और इसकी जेनर वोल्टेज 4 वोल्ट है, यानी कि इसके क्रॉस जैसे ही वोल्टेज, इस वाले के क्रॉस जैसे ही वोल्टेज, इस वाले के क्रॉस जैसे ही वोल्टेज की बात करें हम लोग, इसके क्रॉस जैसे ही वोल्टेज 4 वोल्ट पर पहुंचेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ की वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि 4 वोल्ट से ज़्यादा जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब वोल्टेज सिर्फ 4 वोल्ट ही मिलेगा, क्लियर है, यहाँ तक 4 वोल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान दिया जाए, सिंस रेजिस्टेंस भी कुछ ऐड है तो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अपने को इंक्रीज करेगा। पहले जैसे ही 6 वोल्ट पर पहुंचेगा, इसके बाद यहाँ तक, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ तक सारी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि फाइनल वैल्यू 6 वोल्टेज होनी चाहिए। फाइनल वैल्यू 6 वोल्ट ये भी है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, 4 वोल्ट पर इसने स्टॉप कर दिया। अचानक से जंप नहीं हो सकता है, अचानक से जंप कभी भी नहीं हो सकता है, ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती है। 4 वोल्ट तक कांस्टेंट नहीं है, 4 वोल्ट तक कांस्टेंट कुछ टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि जब 4 वोल्ट पर पहुंचेगा, यहाँ के वोल्टेज 4 वोल्ट की, तब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा। जैसे मान लेते कि इसके क्रॉस वोल्टेज 1 ओम आ रहा है तो 5 वोल्ट होगा तो ये ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन जैसे ही आगे और वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट और फ्लो कर जाएगी, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 4 के बाद और भी इंक्रीज करेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सिर्फ 6 वोल्ट पर रुक करके नहीं रख सकता है, उसके पहले की बात करेंगे, पहले 4 वोल्ट तक पहुँचेगा, ऐसा अपने पास इनपुट वोल्टेज दिया गया है, इनपुट वोल्टेज ये है, तो पहले 4 वोल्ट तक पहुँचाते हैं इसको। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पहले 4 वोल्ट तक वो पहुँचा, 4 वोल्ट के बाद इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी 4 वोल्ट प्लस ये वाला ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा, तब अपने पास यहाँ की आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो कुछ ऐसे जाएगा और फिर जब 6 वोल्ट पर पहुँच जाएगा, जब 6 वोल्ट पर इनपुट वोल्टेज पहुँच जाएगा तो इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी
ऑप्शन अपने पास सी हो जाएगा। सिर्फ थिंक करना है अपने को, ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाला है नहीं, कि बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम आते हैं सेमीकंडक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हेन ए डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया गया है, इट हैज ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। ठीक है, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, फॉरवर्ड बायस किया गया है तो डायोड का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ये फॉरवर्ड बायस जब करेंगे तो डायोड का वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट। द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब आई मैक्स, इससे मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकती है वो 10 से ज़्यादा नहीं फ्लो करनी चाहिए, 10 मिली एम्पियर से। इफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज यूज, ठीक है, 1.5 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर यूज कर लिया हमने, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी आएगी 0.5 वोल्ट, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। इज यूज इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें कितना मिनिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा इन सीरीज विद द, सो दैट द करेंट डज नॉट एक्सीड द सेफ लिमिट, इसमें कितना रेजिस्टेंस ऐड किया जाए ताकि करंट की वैल्यू सेफ लिमिट से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट यहाँ है, 0.5 वोल्ट ये खा गया, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये तो 1 वोल्ट ही होगा। तो लिख सकते हैं कि करंट अगर I फ्लो कर रही है तो I इंटू आर की वैल्यू 1 वोल्ट होगी। R की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है 1 वोल्ट डिवाइड बाई करेंट। अपने को क्या पूछा गया है, मिनिमम रेजिस्टेंस, R की मिनिमम वैल्यू। तो R की मिनिमम वैल्यू तब आ जाएगी जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 1 डिवाइड बाई करेंट मैक्सिमम कितना फ्लो कर सकता है 10 मिली एम्पियर, इसका मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब 100 ओम रेजिस्टेंस अपने को सीरीज में अगर ऐड करेंगे तो सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो कर रही होगी। अगर 100 से ज़्यादा फ्लो करेंगे, वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस पूछी गई इसलिए 100 ओम, अगर 100 से ज़्यादा पूछा गया होता ऑप्शन में कि सर्किट में करंट 10 मिली एम्पियर से कम फ्लो करनी चाहिए, तो ऑप्शन अपने पास 200 भी हो सकता था, 300 भी ऑप्शन हो सकता था। अपने को मिनिमम पूछी गई इसलिए ऑप्शन सी की बात करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इस टाइप से हम लोग ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे और भी डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में क्या बोला है, करंट आई इन द नेटवर्क। अपने को ये नहीं बोला कि डायोड की रेजिस्टेंस कितनी लेनी है, डायोड का वोल्टेज ड्रॉप क्या लेना है। इसका मतलब अगर रिवर्स बायस होगा तो हम लोग उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानेंगे और फॉरवर्ड बायस होगा तो उसकी रेजिस्टेंस 0 मानकर चलेंगे। तो ध्यान देते, करंट ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट चलेगी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर करंट इधर जा ही नहीं सकते क्योंकि हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो करंट यहाँ से पाथ बनाते हुए ऐसे आएगी, यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर फिर से ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, ये लो वोल्टेज। अगर करंट ऐसे चली गई तो करंट ऐसे चला जाएगा। तो कितने रेजिस्टेंस के थ्रू उसने क्रॉस किया, यहाँ पर 5 ओम प्लस 10 ओम, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30 ओम रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया। तो I इक्वल टू V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट लिख दिया। वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना है 30 ओम लिखा हुआ है। तो कितनी हो जाएगी 3/10 हो गई। इसका मतलब 0.3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपने को बोला गया कि जेनर डायोड की बात की गई है। द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटर, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज जो है 8 वोल्ट होने वाली है। सही है, यानी कि ध्यान दें 2 जेनर डायोड का यूज किया गया, जेनर डायोड 2 यूज किया गया है। इसके क्रॉस 4 वोल्ट ये सप्लाई कर रहा होगा, 4 वोल्ट वाला ये सप्लाई कर रहा होगा, कुछ ऐसा होगा। अपने को इनके क्रॉस वोल्टेज जो है इतना दिया गया है। हम लोग 4 वोल्ट नहीं लिखते हैं अपने, कि कोई एक ब्रेकडाउन हो जाएगा, कोई एक ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हो जाएगा कि काम क्या नहीं होगा काम। 8 वोल्ट ये इस टाइप से, इसके क्रॉस वोल्टेज 8 वोल्ट होना चाहिए। वेन 12 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट यूज किया जा रहा है, यहाँ पर 12 वोल्ट यूज किया गया है। वी इनपुट जो है 12 वोल्ट, तो वी इनपुट 12 है तो 8 वोल्ट तो यहाँ हो गया। सर्किट कैसी हो गई, सर्किट क्या हो गई, अपने को क्या पूछा गया है, द पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड। तो टोटल पावर फाइंड कर लेंगे और दोनों में डिवाइड कर देंगे, ऐसा काम कर लेंगे हम लोग। कंसिडरिंग बोथ जेनर डायोड आर आइडेंटिकल, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को आइडेंटिकल बोला गया है। तो सर्किट कैसी हो गई, ये 400 ओम पहले तो हो गया, ये दोनों मिल करके 4 अलग अलग दिखाया गया, मैं एक साथ दिखा दूं। इसके बाद ये सर्किट हो गई अपने पास जेनर डायोड की
इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए, 8 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब बाकी बचा हुआ वोल्टेज कितना, 4 वोल्ट यहाँ होना चाहिए, 4 वोल्ट यहाँ होना चाहिए। तो करंट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, कितनी करंट आएगी, आई इक्वल्स टू कितनी आएगी, आई जो आ जाएगी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज 400 वोल्ट, वोल्टेज 4 वोल्ट ना, वोल्टेज 4 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 400, तो ये 1/100, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मिली एम्पियर करंट हो गई। करंट की वैल्यू यहाँ पर 10 मिली एम्पियर हो गई। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, 10 मिली एम्पियर। तो करंट 10 मिली एम्पियर जाएगा तो ये करंट इधर से ही जाएगा, क्योंकि ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर चुका है, ये ब्रेकडाउन हो चुका है। तो पावर कितनी डेवलप होगी, पावर इक्वल टू V इंटू आई लिखते हैं। वोल्टेज कितना 8 वोल्ट है, इंटू करंट कितनी 10 मिली एम्पियर, तो कितनी हो जाएगी 80 मेगावाट हो जाएगी। ये तो टोटल हो जाएगा दोनों का मिला करके। तो अपने को पूछा गया है इन ईच डायोड, यही आंसर नहीं हो जाएगा, एक डायोड की पूछी गई है। पावर डिसिपेटेड इन डायोड 1 और डायोड 2 दोनों सेम हो गए, और ये कितनी होगी 40 मेगावाट के इक्वल होगी, 40 मेगावाट के इक्वल। 4 वोल्ट और 4 वोल्ट ऐसा समझ सकते हैं कि इसका जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ जो है वो 4 वोल्ट है, और इसका भी जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ जो है वो 4 वोल्ट है। जब दोनों ब्रेकडाउन कर जाएगा तब उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 8 वोल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। जब दोनों ब्रेकडाउन करेगा तभी यहाँ से करंट कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दिया जाए। क्या बोला गया क्वेश्चन में, इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है। ये 30 वोल्ट है, ध्यान देंगे ये क्या कंडक्ट करेगा, करंट यहाँ से चलेगा। ये वाली देखो, यहाँ पर देखो, ये वाली हाई पोटेंशियल करंट इधर जाएगा तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इसका मतलब ये कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करेगा तो सर्किट कैसी हो गई, सिंपल सा सर्किट हो गया अपने पास, ऐसा सर्किट हो गया। उसको हमने बाहर कर दिया, स्मूथ वायर से रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया था उसके बारे में, इसका मतलब वो स्मूथ वायर हो जाएगा अगर फॉरवर्ड बायस किया गया। तो ये 30 वोल्ट हो गया, ये 10K हो गया, ये 10K हो गया, और ये 10K हो गया। अपने को इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करनी है। ध्यान दे, इसमें करंट अगर आई जाएगा तो इसमें भी करंट आई जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को ऐसा सोच लेते हैं कि ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा, 20K बनाएगा। क्या 20K बनाएगा, के बाद में लिख लेंगे हम लोग। ये 10 और 10 के 20K नहीं 5K बनाएगा, 5K बनाएगा, 5K, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 10 और 10 का पैरेलल 5 हो जाएगा। 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10, और वो 5 जो आएगा इस 10 के साथ सीरीज में होगा तो 15 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट अपने पास 15K हो गई। तो करंट कितना होगा, ये करंट कितना सेंड करेगा, आई इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज 30 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 15K है, तो ये हो जाएगी 2 मिली एम्पियर करंट सेंड कर रहा है। तो ये 2 मिली एम्पियर करंट सेंड करते, इसमें करंट 1 मिली एम्पियर जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी, दोनों पाथ सेम टाइप का है, 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर। तो इस ए बी पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी VAB, वो आई इंटू आर, आई की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ और आर की वैल्यू 10K, के का मतलब 10⁻³ सॉल्व करेंगे, ये 10 वोल्ट आ जाएगी। ऑप्शन अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिंपल सा अपने को डीसी सर्किट दी गई थी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने को ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो इसको बाहर कर सकते हैं हम लोग। और अगर उसके पास कुछ वोल्टेज ड्रॉप दी गई तो वोल्टेज ड्रॉप लिखते या रेजिस्टेंस लिखते, यहाँ पर अब कुछ नहीं मेंशन किया गया, इसका मतलब स्मूथ वायर से उसको रिप्लेस कर देंगे। चलो आगे देखा जाए। अपने को फिर से जेनर डायोड की बात कर ली गई है। बोला गया कि फिगर सो जो डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, डीसी वोल्टेज रेगुलेटर है, ये वाला जेनर डायोड है। ये किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद यहाँ की वोल्टेज फिक्स हो जाएगी। विथ जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका 6 वोल्ट दिया गया है, VZ अपने को 6 वोल्ट दिया गया है, सही है। इफ द अनरेगुलेटेड वोल्ट इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 to 16 वोल्ट, यहाँ के वोल्टेज जो है वो 10 से 16 तक वेरी कराया जा रहा है। यहाँ की वोल्टेज 10 से 16 वोल्ट तक वेरी करा रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम जेनर करंट, मैक्सिमम जेनर करंट बतानी है। तो यहाँ की वोल्टेज तो 6 वोल्ट हो गई, 6 वोल्ट हो गई, इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज 6 वोल्ट हो गई, तो बाकी बचा वोल्टेज यहाँ पर। तो यहाँ का वोल्टेज कुछ हो जाएगा, या तो 10 - 6 होगा या तो 16 - 6 होगा। मैक्सिमम करंट इसमें पूछा गया है, तो इसकी वोल्टेज 6 है तो इसका वोल्टेज तो 6 फिक्स हो गया,
इसकी वोल्टेज 6 है इन दोनों पॉइंट के बीच की, तो इसका वोल्टेज तो 6 फिक्स हो गया, इसका मतलब वोल्टेज फिक्स हो गया तो इसकी करंट फिक्स हो गई। इसमें करंट कितना जाएगा, आई एल इक्वल टू वोल्टेज 6 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 4K, तो ये 1.5 मिली एम्पियर इसमें करंट जाएगी आई एल की वैल्यू। सही है। अब यहाँ पर करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसमें करंट जाएगा, तो इसमें ज़्यादा करंट तभी होगा जब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है। जब इसका 6 वोल्ट हो इसका 10 वोल्ट, जब यहाँ पर 16 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आई ऑफ एस कितनी हो जाएगी, सप्लाई करंट कितनी हो जाएगी, वोल्टेज 10 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितनी है उसकी 2K है, इसका मतलब 5 मिली एम्पियर सप्लाई करंट है। तो आईजेड जो है वो सप्लाई करंट माइनस लोड करंट के इक्वल होगा, 5 माइनस 1.5, आंसर आ जाएगी 3.5 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। अगर वोल्टेज की वैल्यू जब 16 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो जनरल वोल्टेज से जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है 3.5 मिली एम्पियर, डी ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन क्लियर है क्या अपने को? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए तो फिर से यहाँ ये ध्यान दें, ये सब सर्किट जो है ना, ये सब सर्किट एसी सर्किट, ये अपने पास कुछ कैपेसिटर दिया गया है, यहाँ पर कैपेसिटर दिया गया है, इसको माइंड में रखना ही नहीं, ये वाला पार्ट रखना ही नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट आप जब कॉलेज में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिस्कस करेंगे तब उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि उसका यूज नॉइज को बाहर करने के लिए करते हैं। जो भी नॉइज डेवलप हो रहा होगा उस नॉइज को बाहर करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर यूज कर लेते हैं हम लोग, वो सब आपको कॉलेज में अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग सर्किट की बात करेंगे, सिर्फ इतना ही पार्ट सर्किट का डिस्कस करेंगे कि अपने पास क्या क्या वैल्यू दी गई है। ये अपने पास दे दी गई है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड में, और ये अपने पास आरएल हो गया या आरसी हो गया, और ये वीसीसी हो गई, यहाँ पर आरबी हो गई, वीबीबी हो गई, और इसको ग्राउंड कर दिया। क्या क्या वैल्यू दी गई है? वीवी सप्लाई कैन वेरी फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, इसकी वैल्यू को 0 से 5 वोल्ट तक वेरी कर सकते हैं, 0 से 5 वोल्ट तक। वीसीसी इक्वल टू 5 वोल्ट, ये वाली वोल्टेज दी गई है 5 वोल्ट। आरबी इक्वल टू बीटा डीसी, बीटा की वैल्यू दी गई अपने को, आईसी डिवाइड बाई आईबी दी गई अपने को 200, ठीक है। आरबी अपने को दी गई 100, आरबी कहाँ है 100, ये 100 हो गया, ठीक है। आरसी दिया गया अपने को 1K, ये 1K हो गया। वीबी दिया गया अपने को 1 वोल्ट, ये वाली वोल्टेज कितना काउंट करना है 1 वोल्ट, ठीक है। द मिनिमम बेस करंट एंड द इनपुट वोल्टेज एट विच द ट्रांजिस्टर विल गो टू सेचुरेशन, ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाना चाहिए, उसके लिए मिनिमम बेस करंट और इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, ये अपने को पूछा गया है कि मिनिमम बेस करंट और मिनिमम इनपुट वोल्टेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दिया जाए तो अपने को आईसी की बात करनी है। ध्यान, जब भी सेचुरेशन की बात करेंगे ना, सेचुरेशन वोल्टेज की बात करेंगे कि सेचुरेशन में जाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कलेक्टर और इमीटर की वोल्टेज को 0 कर देना होता है। ये वीसीई की वैल्यू जो है ना वो 0 कर देते हैं, वीसीई 0 कर देते हैं जब सेचुरेशन की बात करते हैं। तो तब इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में अब सारी कुछ मालूम हो गई अपने को, ये 0 है, ये वाला 5 हो गया क्या, ये वाला 5 हो गया क्या, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया क्या, ये 0 हो गया क्या। तो रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज डिफरेंस मालूम है, आईसी कितनी हो गई, आईसी जो हो गई 5 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1 है, तो कितनी आ जाएगी 1K है ना रेजिस्टेंस, 5 माइनस 5 वोल्ट है ना वो, सही है 5 वोल्ट। आईसी जो आ गई अपने को क्या फाइंड करना है, मिनिमम बेस करंट आईबी की बात करनी है। तो आईसी कितनी हो गई 5 डिवाइड बाई 1K, इसका मतलब 5 मिली एम्पियर हो गई। अपने को आईबी फाइंड करना, आईसी मालूम है तो आईबी मालूम है, क्या क्या लिख सकते हैं, आईसी डिवाइड बाई बीटा। आईसी कितना है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 200, सही है क्या। तो ये 2.5 कर दिया पहले तो, डिवाइड बाई 100 रहा, तो इसको मतलब ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ इसको, 2050 कर दिया तो 25 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी आईबी की वैल्यू। आईबी की वैल्यू 25 माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है, बी और डी तो होंगे नहीं, काम खत्म। अब अपने को वोल्टेज की बात करनी है कि ये वाला वोल्टेज कितना होना चाहिए, कौन सी वोल्टेज, यहाँ की वोल्टेज वीबीबी कितनी होनी चाहिए। तो आईबी मालूम है कि कितना आईबी होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, ये 0 वोल्ट है,
तो यहाँ का वोल्टेज VBB हो गया क्या, और ये 0 वोल्टेज तो यहाँ का वोल्टेज 1 हो गया क्या। तो VBB -1 डिवाइडेड बाई वहाँ की रेजिस्टेंस कितनी है 100K है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दिया करंट के इक्वल, और IB जो होनी चाहिए वो 25 माइक्रो एम्पियर 25 10⁻⁻6 होनी चाहिए। सॉल्व करेंगे तो देखो तो कितनी आ जाएगी, VBB -1 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 इंटू ये 10⁻³ इंटू 10⁻², इसका मतलब 2.5 हो गई। तो VBB कितनी आ जाएगी, VBB जो आ जाएगी वो 3.5 वोल्ट अपने को अप्लाई करेंगे तो ये सेचुरेशन में चला जाएगा। VBB 3.5 होनी चाहिए, ए ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अपने को माइंड में यही रखना था कि सेचुरेशन वोल्टेज की बात करें, सेचुरेशन में चला जाना चाहिए ये ट्रांजिस्टर, उसके लिए VCE की वैल्यू को हम लोग 0 मान लें कि ये सेचुरेशन में चला गया। सेचुरेशन का मतलब जो भी इमीटर सेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी इमीटर सेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कलेक्टर जो उसको कलेक्ट कंप्लीटली नहीं, जितना सारा आ रहा है सबको उसने, जितना सारा आ रहा है जो भी आ रहा है उसको उसने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको हम लोग सेचुरेशन बोल रहे हैं। क्लियर। सेचुरेट कर गया है, सेचुरेट कर गया है सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान देंगे। 16 में ध्यान देंगे, बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट सिग्नल Y इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। ये इनपुट दिया गया तो कौन सा इसका वेव फॉर्म होगा आउटपुट का। तो पहले आउटपुट की क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। ध्यान दिया जाए, आउटपुट की क्वेश्चन बनाने जाते हैं। ध्यान देंगे ये B है तो यहाँ पर B बार हो गया, यहाँ पर A बार हो गया, B बार लिख देता हूँ मैं। ये तो नैंड गेट हो गया, तो Y जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, Y जो हो जाएगी पहले A बार इंटू B बार का बार। तो क्या हो गया देखो, इसको हमने डिमॉर्गन थ्योरम यूज कर लिया। डिमॉर्गन थ्योरम अपने को मालूम होनी चाहिए कि अगर Y इक्वल टू AB का बार जो होता है, AB का बार जो होता है उसको लिखा जा सकता है A बार प्लस ऑफ B बार। तो अगर इसको यूज किया जाए तो मैं लिख सकता हूँ A बार तो पहले से उसका बार हो गया, प्लस ऑफ B बार पहले से उसका भी एक बार हो गया। और जब दो बार हम लोग नेगेशन अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ सिंपल सा सर्किट बन जाता है, A और B हो गया। यानी कि और गेट होना चाहिए। और गेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दिया जाए, डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर कैसा डायग्राम आएगा, ये 1 है, ये 0 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ तक तो दोनों कोई ना कोई एक 1 है, और गेट में कोई ना कोई एक 1 है तो 1 रहेगा। यहाँ पर दोनों 0 हो गए, यहाँ पर दोनों 0 हो गए, इसका मतलब 0। यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक अगर एक 1 है तो हो जाएगा 1। इसका दोनों 0 है इस पॉइंट तक, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई डायग्राम है क्या, ऐसा कोई डायग्राम है नहीं अपने पास जो कि स्टार्टिंग से 1 रहा हो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसा बी ऑप्शन जैसा बोल सकते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन जैसा हो सकता है। स्टार्टिंग से एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो भी डायग्राम हो ये वाला अपने पास ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। क्लियर। बी ऑप्शन जैसा जो थोड़ा सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा कि स्टार्टिंग में 0 हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और गेट का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में ये बी की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर इनपुट 1 0 0 0 1 1 0 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट Z क्या होगी। ये सारे, ये एक बार इनपुट हो गया, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगी, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग इस इनपुट, और इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगी। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। इसको लिख लेता हूँ मैं x1, इसको लिख देता हूँ x2 और इसको लिख देता हूँ x3। तो पहले ध्यान दीजिए, x1 क्या लिखूंगा मैं, x1 क्या लिखूंगा, x1 देखो तो क्या लिखूंगा मैं, x1 जो है ये यहाँ से a आया हुआ है, यहाँ से b आया हुआ, a और b का नैंड किया गया है तो a इंटू बी का बार कर दिया, ये a बार प्लस b बार हो गया x1। x2 देखा जाए, x2 क्या है, x2 क्या है, वो a और b को और गेट से ऐड किया गया है, a हो गया ये b हो गया, और गेट से ऐड कर दिया, x2 जो हो गया वो a प्लस b हो गया, x2 जो हो गया वो a प्लस b हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर। x3 ध्यान दिया जाए, x3 क्या होगा, ये दोनों को एंड गेट से कंबाइन किया गया, x3 जो हो जाएगा x1 इंटू x2 हो जाएगी, x1 इंटू x2 को ऐड कर दिया। और z क्या हो गया, z जो हो जाएगा इन दोनों को नॉर गेट किया गया है, ये और का
नॉट किया गया है, नॉर गेट हो जाएगा x1 प्लस x3 का नॉट, सही ना। x1 प्लस x3 के नॉट को लिख सकता हूँ ये x1 बार इंटू x3 बार। x1 बार देखा जाए z क्या हो जाएगी x1 बार, इसका मतलब x1 कितनी है वो तो ab है, ab का बार है, एक बार और लगा दिया हमने, इंटू x3 कितना है, x3 जो है x1 x2 है, x1 इंटू x2 का बार लिख दिया हमने। क्या आ जाएगा ये तो ab हो गया, ये लिख सकता हूँ मैं x1 बार प्लस x2 बार, सही। क्या यहाँ पर ab रहने दिया मैंने, x1 बार कितना हो जाएगा वो तो ab ही हो जाएगा। x2 बार करेंगे, ध्यान दिया जाए x2 का बार करेंगे तो क्या हो जाएगा a बार इंटू b बार, मल्टीप्लाई करता हूँ z कितनी आ जाएगी, देखो z कितनी आ जाएगी, ab को ab के साथ मल्टीप्लाई ab ही हो जाएगा, ab को a बार b बार के साथ मल्टीप्लाई वो तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास z जो आ जाएगी वो एंड ऑफ a एंड b हो जाएगी। तो इनपुट क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, ध्यान दिया जाए a हो गया, b हो गया और ये z हो गया। z कितना है वो a एंड b के इक्वल है। a कितना है, पहले इनपुट 1 है, 1 0 0 0 1 1 0 1, आउटपुट 1 तभी आएगी जब दोनों ही ट्रू हो, दोनों ही हाई वैल्यू, अदरवाइज सारी वैल्यू 0 ही आएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ए ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए हम लोग, बुलियन रिलेशन बताना है। इसका बुलियन रिलेशन क्या होगा समझना है अपने को। ट्रांजिस्टर सर्किट दी गई है अपने को, तो हम लोग इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि इनपुट जो है अपने पास a है, b है और आउटपुट जो है अपने पास y है। समझेंगे तो ये क्वेश्चन, इनपुट जो हो सकता है 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। समझेंगे तो इसको 0 0 का मतलब दोनों ओपन है, दोनों ओपन, इसका मतलब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बेस करंट सफिशिएंट नहीं है, कोई भी बेस करंट नहीं है, कोई बेस करंट नहीं है तो IB नहीं है तो IC भी नहीं है, तो ये तो 0 वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा 5 वोल्ट ही आ जाएगा। तो आउटपुट 5 वोल्ट आ जाएगी, इनपुट हमने 0 अप्लाई किया हुआ है, आउटपुट 1 हो गई। 5 वोल्ट मतलब हाई वोल्ट अप्लाई हो गया। ध्यान दे A 0 है B 1 है, A 0 है B 1, इसका मतलब इसको कनेक्ट कर दिया हमने, इसको कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट करेंगे तो ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करेगा तो IB आएगी, IB आएगी तो IC भी आएगी, IC भी आएगी, IC आएगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो आएगा ये वाली वोल्टेज आ जाएगी, और ये वाली वोल्टेज 0 मान करके चलते हैं हम लोग, ये वाली वोल्टेज 0 मान कर चलते हैं, ये 0 हो जाएगी। वैसा ही 1 0 पर भी होगा। 1 1 की बात करें, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो कंडक्ट ही करेगा दोनों ही, तो उसे करस्पॉन्डिंग फिर से वही बात करेंगे कि कंडक्ट करेगा तो IB आएगी, और IB आएगी तो IC आएगी, और IC तो इधर से फ्लो करके चला जाएगा, तो ये वाली वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी। VCE जो होगी वो आउटपुट वोल्टेज आएगी, और VCE की वैल्यू को हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। तो कैसा हो गया देखो, ये देखो तो ये 0 हो गया, 0 1 है। तो अगर और गेट होता, अगर और गेट होता तो यहाँ पर 1 1 1 होता और यहाँ पर 0 होता, तो और का अपोजिट हो गया है, यहाँ पर 0 0 0 हो गया है, यहाँ पर 1 हो गया है, तो और यानी कि y जो है A और B का नॉर कर दिया गया है, नॉट कर दिया गया। इसका मतलब A बार इंटू B बार हो गई है, A बार इंटू B बार हो गई है। इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट। आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला है कि आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट बोला गया है, y की वैल्यू बतानी है अपने को कि क्या होगा इस AB के कॉम्बिनेशन। तो मान लेता हूँ कि ये वाला आउटपुट जो है वो x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो देखा जाए तो पहले तो x1 लिखा जाए। x1 क्या है, x1 क्या है बताओ मेरे को, x1 क्या है। ध्यान दो, x1 किसका है, इस नैंड गेट का आउटपुट है। तो A आया हुआ है इसमें इनपुट और B आया हुआ है, तो AB का बार हो जाएगा, AB का बार हो जाएगा। x2 लिखते हैं हम लोग, x2 लिखते हैं। x2 क्या है, x2 जो है इसका आउटपुट है A का और x1 का, उसका नैंड गेट, तो A इंटू x1 का नैंड। x3 देखते हैं, x3 क्या है, A x1 और B का और गेट है, x3 जो हो जाएगा x1 प्लस B हो जाएगा। और y क्या है, y जो है x2 और x3 का नैंड गेट है, x2 इंटू x3 का बार। डिमॉर्गन थ्योरम यूज किया जाए तो x2 बार प्लस ऑफ x3 बार हो गई।
x2 बार कितना हो जाएगा, देखो x2 का बार करेंगे तो a x1 हो जाएगी, क्या बार हट जाएगा, प्लस ऑफ x3 का बार करेंगे तो x1 प्लस b का बार हो जाएगा। तो क्या आ गई, देखो a x1 कितना है, x1 को लिख सकते हैं a बार प्लस b बार, सही है, डिमॉर्गन थ्योरम यूज कर दिया, तो a बार प्लस b बार प्लस ऑफ, इसको लिख दिया हमने x1 बार इंटू बी बार, सही लिखा है क्या। सिंप्लीफाई करो और भी आगे, तो y इक्वल टू इसको a से a बार मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया, प्लस ऑफ ए बी बार प्लस ऑफ x1 बार, x1 बार कितनी होगी, वो तो ए बी के इक्वल हो जाएगी, x1 बार जो हो जाएगा ए बी के इक्वल हो जाएगा, इंटू बी बार, तो बी बार यहाँ रहने दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये ए बी बार प्लस ऑफ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी बार, तो ये तो 0 हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, ए बी बार, सी ऑप्शन आ जाएगी, ए बी बार ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, सिंप्लीफाई सिर्फ करना था अपने को, आप इनपुट सप्लाई करके भी 0 1 1 0 ये सब मान करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बोला कि ये किस टाइप का लॉजिक गेट है, अपने को ट्रांजिस्टर यूज करके लॉजिक गेट बताना है किस टाइप का लॉजिक गेट है। तो फिर से हम लोग जैसा कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने 18th नंबर, उसी टाइप से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, लॉजिक गेट यहाँ पर फाइंड किया था, वैसे ही यहाँ पर भी लॉजिक गेट फाइंड कर लेते हैं कि इनपुट पुट कर देते हैं कि इनपुट ए और बी है अपने पास, और आउटपुट की कॉम्बिनेशन लिखते हैं हम लोग कि आउटपुट क्या क्या हो सकता है। तो इनपुट 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1, और आउटपुट लिखते हैं। ये 0 है, इसका मतलब क्या, ये दोनों 0 है, इसका मतलब यहाँ से कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं की गई, इसका मतलब IB 0, इसमें भी IB 0, IB 0 इसका मतलब IC 0, इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही रहेगा, क्या यहाँ भी 5 वोल्ट ही रहेगा स्टार्टिंग में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, ये 0 और 0 है, इसका मतलब यहाँ से कोई भी IB नहीं है, तो यहाँ से कोई भी IC नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, इसका मतलब यहाँ के वोल्टेज 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज जो यहाँ पर IB जो है 0 है, 0 है, इसका मतलब यहाँ का IC भी 0 ही है, और सिंस IC 0 है, IB 0, तो IE भी 0 ही है। अपने को आउटपुट यहाँ का वोल्टेज लेना है, तो यहाँ की वोल्टेज कितनी हो गई, 5 वोल्ट। तो VC जो हो गई, Y जो हो गई, या C जो हो गई, वो 5 वोल्ट हो गई, इसका मतलब हाई वोल्टेज हो गई, 1 हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकेंड वाला पार्ट देखा जाए, इन सबको मैं मिटा दूँ एक बार। चलो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया अपना, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया अपना। सेकेंड पार्ट में अब ध्यान दिया जाए, सेकेंड वाले पार्ट में 0 और 1, ये 0 है, इसका मतलब इसमें IB 0 हो गई, IB 0 हो गया, IB 0 हो गया। इसमें 1 है, इसका मतलब इसमें IB होगा, IB होगा। इसमें IB 0 है, तो इसमें IC 0 होगा, क्या इसमें IC 0, IC 0 का मतलब यहाँ की वोल्टेज 5 वोल्ट हो गई। अब ध्यान दो, इसमें अगर IB आ भी गया तो क्या इसका तो IC 0 ही है, तो इसमें से करंट आएगा ही नहीं। इसका मतलब भले ही इसको हम लोग 1 वोल्टेज अप्लाई कर दे हाई वोल्टेज, लेकिन फिर भी इसमें IB की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि इसकी IC 0 है, यही IC तो इसमें आकर के IC बनाएगा, और ये वाला IC 0 है, तो इसका IB भी 0 होना पड़ेगा। फिर से देखा जाए, फिर से मैं बोल देता हूँ, फिर से बोल देता हूँ, ध्यान देंगे। सिंस ये वाली IB 0 हो गई, तो ये IC 0 हो गई। अब यही IC तो यहाँ से आ रहा है, इसका IC बनेगा, इसी का IC जो होगा ये वाला IC बनेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो इसकी IC 0 है, तो इसका भी IC 0 है, और इसका IC 0 है, इसका मतलब इसका IB 0 होना चाहिए, इसलिए IB 0 होगी, भले ही यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया है। इसका मतलब अपने को यहाँ वोल्टेज कितनी मिल गई, 1 मिल जाएगी, 5 वोल्ट मिल जाएगी, 1 वोल्ट। वैसे ही 1 0 की बात करते हैं, 1 0 की बात करते हैं, 1 0 समझ लेते हैं। यहाँ पर फिर से 1 और 0 समझ लेते हैं कि यहाँ की वोल्टेज हाई कर दी हमने, यहाँ की वोल्टेज हाई कर दी, इसका मतलब यहाँ पर IB मेरे को लग रहा है कि आएगा, IB आएगा, इसका मतलब IC आएगा। चलो IC आ गया। इसमें वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पर IB 0 होना चाहिए, इसका मतलब इसमें IC 0 होना चाहिए। ये IC 0, जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि IC 0 नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है IC 0 है, इसका मतलब IC 0 ही रहेगा, यहाँ का कोई भी करंट नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज 5 वोल्ट ही हो जाएगी, फिर से हाई हो जाएगा। हाँ, अब दोनों को हाई वोल्टेज कर दिया, दोनों को हाई वोल्टेज कर दिया, दोनों को जब हाई वोल्टेज कर दिया हमने, अब क्या होगा देखो, दोनों को हाई वोल्टेज, इसको भी 1 इसको भी 1, तो हाई वोल्टेज तो यहाँ भी IB आएगी, यहाँ भी IB।
तो इसमें IC आएगी, इसमें IC आएगी तो इसमें करंट फ्लो करके आएगा। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 5 में से मान ले कि 2 वोल्ट चला गया तो 3 ही वोल्ट बचा ना, यहाँ का 3 ही वोल्ट होगा, 5 वोल्ट तो अब नहीं होगा, 3 वोल्ट होगा। यानी कि यहाँ पर आउटपुट कितनी आएगी, 3 वोल्ट आएगी अपने पास। वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई, वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई, इसलिए ये 0 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कैसा आउटपुट आया हुआ है, 0 0 की जगह पर 1 आया है, 1 आया है, 1 आया, ये 0। यानी कि अगर एंड गेट होता तो यहाँ पर 1 आता और सब कुछ 0 आता, अगर एंड गेट होता तो यहाँ पर 1 आता और सब कुछ 0 आता। यानी कि ये एंड का अपोजिट हुआ है, यहाँ पर सारा कुछ 1 है, यहाँ पर 0। इसका मतलब ये जो डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिक गेट को, वो ए नैंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से हम लोग सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम को, कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट हुए क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की बात करेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस कर सकते हैं, एरर और मेजरमेंट की बात कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर। एरर मेजरमेंट के साथ मिलेंगे या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय भारत।